नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक्स रॉ ऑफिसर सूद सर हैं, जो आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो भारत चीन में डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में बताने वाले हैं। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, चाइना ने भारत के साथ समझौता कर लिया है, जिसका असर अब अमेरिका कनाडा जो ब्लैकमेलिंग चल रही थी इंडिया के ऊपर उस पर भी पड़ने वाला है। लेकिन ये जो समझौता हुआ है, बॉर्डर पर हमारे 50,000 सैनिक लगभग 4.5 साल से वहां पर तैनात थे। उन ऐसी क्या सहमति हुई, किस देश की इसमें भूमिका थी और अब आगे क्या भारत पर प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, इस डेवलपमेंट के बारे में बताइए और फिर मैं आपसे और कुछ क्वेश्चन के आंसर जानना चाहूंगा प्लीज। जी देखिए, अक्टूबर 22 और 23 में रशिया के अंदर ब्रिक्स की समिट होने वाली है। ब्रिक्स के अंदर 5 मेजर कंट्रीज हैं: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और साथ में बहुत सी और कंट्रीज को साथ में लाया जा रहा है, एक ग्रुप बनाया जा रहा है। और इस ग्रुप का एक मेन पर्पज है काउंटर करना G7 को, जो यूरोपियन यूनियन ने, जो यूरोप के लोगों ने बना के रखा हुआ है। और इंडिया ने इसका इस ग्रुप के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब पीएम मोदी वहां पे जा रहे हैं, रशिया ने उनको इनवाइट किया है और बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। साथ में जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो भी वहां पे आएंगे। कुछ रशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं, वो भी इसके मेंबर बने। और इससे पहले एक न्यूज आ गई कि चाइना अपने जो फौज है, जो बॉर्डर पे खड़ी है हमारे लेह लद्दाख के बॉर्डर पे, उसको वहां से विड्रॉ करने को मान गया कि अब फोर्सेस वहां से डिसएंगेज करेंगी। और यहाँ पे जो बॉर्डर का स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ था वो हुआ था। और ये आप देखिए, फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसी के बारे में स्टेटमेंट दिया, पहले उनको सुन लेते हैं। To share with you, I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. देखिए, एक्चुअली क्या है कि पीएम मोदी के आने के बाद बहुत सारी अटेंशन दी जा रही थी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, लेह लद्दाख में और इवन अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जहां पे कोई हमारा स्ट्रक्चर नहीं था। वहां पे हमारे कोई सोल्जर्स, उनको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती थी। और सारी की सारे जो काम किया जा रहा था, वहां पे रोड्स बनाए जा रहे थे, टनल्स बनाई जा रही थी। और यहाँ पे जो एरिया है लेह लद्दाख का, इससे अक्साई चीन की तरफ हम कई काम कर रहे थे और चाइना को इससे प्रॉब्लम आ रही थी। उससे पहले जो इनकी वहां पे लेक है, पांग साओ लेक, वहां पे भी डिस्प्यूट होते थे। हम पेट्रोलिंग करते थे लेक के अंदर, तो तब भी चाइना बीच में इंटरफेयर कर जाता था। और उससे पहले यहाँ पे इंडिया, जब पीएम मोदी आए तो चाइना से रिलेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को यहाँ पे इंडिया के अंदर बुलाया और झूले में झूल रही थी। यहाँ ये फोटो जो है, ये गुजरात के अंदर जब आए थे तो उन्होंने पीएम मोदी उनसे मिले, झूले पे भी उन्होंने सैर की, एक अच्छा रिलेशन बनाना चाह रहे थे। और पीएम मोदी के पहले टेन्योर के अंदर पीएम मोदी 5 बार चाइना गए थे। एक बार उनके प्रेसिडेंट यहाँ पे आए क्योंकि कई मीटिंग थी, जैसे ब्रिक्स की मीटिंग थी, एससीओ की मीटिंग थी। फिर एक बार उन्होंने स्पेशली इंडिया पीएम मोदी को बुलाया कि जब यूएस उनके ऊपर सैंक्शन लगाने की बात कर रहा था। और तब पीएम मोदी ने फर्स्ट टेन्योर के अंदर कम से कम 11 बार मीटिंग की थी शी जिनपिंग के साथ, डिफरेंट फोरम्स में, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। लेकिन जब बॉर्डर पे, और उनका पर्पस था कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन अच्छे हों ताकि हम अपनी फोर्सेस को वहां से दूर रख पाए। और वो हिंदी चीनी की भाई भाई वाली बात नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी जब किससे रिश्ता रखते हैं तो अपने बैक यार्ड पे जरूर देखते हैं, पीछे अगर आगे फ्यूचर में 2 आंखें हैं तो पीछे 4 आंखें। ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वो इंडिया के अंदर विजिट किए थे और एस जयशंकर से मिले थे। लेकिन इन्होंने कहा मैं पीएम मोदी से मिलना चाहता हूँ, पीएम मोदी ने रिफ्यूज कर दिया और शी जिनपिंग ने इनको हटा दिया, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि ये अनसक्सेसफुल हो गए। लेकिन पीछे अजीत डोभाल गए थे रशिया के अंदर एक समिट के अंदर मीटिंग करने, और उनकी पुतिन के साथ भी मीटिंग हुई थी और वहां पे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी। तो तब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हम आपसे रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं। तो डोभाल साहब ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारी बेसिक चीज है उसको मान लीजिए। हम 2020 से एक दूसरे के सामने खड़े, चाइनीज फोर्सेस और इंडियन फोर्सेस, और हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था। गोली नहीं चली, सिर्फ एक बार चाइना ने हमारे सोल्जर्स पे अटैक किया और 20 हमारे सोल्जर को मार दिया था। लेकिन उसके बाद इंडिया पूरा तैयार हो गया, क्योंकि वहां पे हमारा एग्रीमेंट है 1980s का कि कोई एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं चलाएगा।
लेकिन हमारी 50,000 फोर्सेस वहां खड़ी थी और वहां पे जो टेम्परेचर चलता है वो चलता है -20 -30 डिग्री विंटर्स के अंदर। इंडिया इसकी तैयारी कर रहा था, सारे रोड से बना रहा था। गंदरबल में एक टनल बनाई जा रही थी जहां पे भी टेररिस्ट अटैक हुआ, और वो टनल बन रही थी चाइना की तरफ या तिब्बत की तरफ, या आप सोचिए आपके लेह लद्दाख की तरफ, ताकि वो रास्ता 365 दिन खुला रहे, क्योंकि 6 महीने सर्दी में बंद हो जाता था। इसी तरीके से इंडिया एक रेल बना रहा है स्पेशली लेह तक, जहां पे आपको मतलब सारी फैसिलिटी होंगी और वो रेल सारी सप्लाई कर सकेगी। क्योंकि यहाँ पे कई बार देखा होगा कि आपने यहाँ पे चाइनीज के यहाँ पे किसानों का आंदोलन चल रहा था और उनका पर्पस था कि हमारी सप्लाई लाइन को रोकना, तो इंडिया ने इसके ऊपर पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। यानी कि एक टनल बनाई जा रही है हिमाचल से लेकर के लेह तक, और जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी ताकि इंडिया अपने सोल्जर्स को वहां फीड कर सके। इंडिया ने एक और डिसीजन लिया रिसेंटली कि वहां पे हॉट टेंट लगाए जा रहे थे जो -30 -40 डिग्री के अंदर स्टैंड अप कर सके, ताकि हमारे सोल्जर टेंट में रह सके, रात को आराम से सो सके। और इंडिया बहुत पैसे खर्च कर रहा था, हमारे सोल्जर भी वहां खड़े थे, जैसे कहा 50,000 सोल्जर खड़े हैं। तो चाइना तो सोच रहा था कि इंडिया वहां खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन इंडिया खड़ा रहा, लेकिन चाइनीज सोल्जर वहां नहीं खड़े हो पाए, वो इतनी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन हमारे सोल्जर चाइनीज के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम उनको ज्यादा फैसिलिटी दे रहे थे। लेकिन अब जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है चाइना के साथ, क्योंकि अब जिस जैसे ब्रिक की समिट होने वाली है, और उससे पहले चाइना ने कहा कि जी मैं ये जो है अपने जो बॉर्डर का स्टैंड है उसको खत्म कर दूंगा। तो अब पीएम मोदी जाएंगे ब्रिक्स की समिट में। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि पीएम मोदी की जी जिनपिंग के साथ मीटिंग होगी रशिया के अंदर, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है हर एक एंगल से। ये अच्छा नहीं कि हम सर, चाइना मीटिंग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम लोग देख चुके हैं इंडी चीनी भाई भाई का नारा देते के साथ ही भारत पर कैसा हमला हुआ था और भारत की जमीन हथिया ली गई थी, कैसे एक तरीके से पीठ पे छुरा घोपा गया था। तो भारत इसको किस तरीके से देख के चल रहा है और कितना सजग है इस एग्रीमेंट के बावजूद? देखिए ऐसा है, भारत पूरा तैयार है। पीएम मोदी के आगे 2 आंखें हैं, पीछे 4 आंखें हैं। पीएम मोदी कभी किसी से दोस्ती करते हैं तो शटर डाउन नहीं करते, यानी कि देखना बंद नहीं करते जैसे नेहरू ने किया था या बाकी हमारे लीडर करते हैं। पीएम मोदी सतर्क रहते हैं, लेकिन दोस्ती करना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। अगर चाइना से दोस्ती होती है तो हिंदी चीनी भाई भाई नहीं होगा, हम इनसे दोस्ती करेंगे। क्योंकि हमारी देखिए, जबकि चाइना से हमारा स्टैंड अप चल रहा है, तब भी हमारी जो ट्रेड है वो $110 बिलियन की है, और हम बहुत सी चीजें चाइना से मंगाते हैं क्योंकि चाइना के पास पूरा सेटअप है, हमें वहां से चीजें मंगानी पड़ती है। इंडिया अपनी कोशिश कर रहा है अपने आप को एक तो डिफेंस इक्विपमेंट खुद बनाने की, साथ में सेमीकंडक्टर इंडिया के अंदर बनाने की, ताकि हमारे को चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाए। टाटा ने $15 बिलियन खर्च किए हैं और गुजरात के अंदर फैक्ट्री लगाई है सेमीकंडक्टर की। अडानी ने $10 बिलियन खर्च करके महाराष्ट्र के अंदर फैक्ट्री लगाई है, ताकि इंडिया के अंदर जो टीवी कार्स वगैरह के लिए सेमीकंडक्टर हैं वो यहाँ प्रोड्यूस किए जाए और चाइना पे एक डिपेंडेंट कम हो। लेकिन दोस्ती अलग बात है। देखिए ये कोई पर्सनल दोस्ती नहीं है, ये इंटरनेशनल रिलेशन की बात है। अगर वहां पे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो आज हमारे जो 50,000 सोल्जर है वहां पे 20,000 रह जाएंगे, बाकी हम पीछे ले आएंगे, ताकि वो सोल्जर इस एरिया में रह सके या उनको कश्मीर के अंदर शिफ्ट किया जा सके। और अगर ये एग्रीमेंट होता है, जैसे हमने 1980 में एग्रीमेंट किया था चाइना और इंडिया ने, कि कोई वहां पे बंदूक नहीं चलाएगा, और तब से वहां पे गोली नहीं चली, पत्थर जरूर चले, रॉड जरूर चली, लेकिन गोली नहीं चली। तो एक जो एग्रीमेंट है कि यहाँ से फोर्सेस को हटाया जाएगा और एग्री किया जाएगा कि दोनों जो फोर्सेस हैं वो अपने अपने एरिया के अंदर पेट्रोलिंग कर सके, ओवरलैपिंग ना हो, इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी, हमारी आर्मी भी पीसफुल रहेगी, हम भी अच्छे रहेंगे, और इसके ऊपर बड़ी इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस होंगी, इंटरनेशनल रिलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ब्रिक्स स्ट्रांग होगा, इंडिया और रशिया की दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी, और इंडिया एक बड़ा मेजर पार्ट प्ले कर पाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये नहीं है कि इंडिया की चाइना से बॉर्डर में स्टैंड अप हो गया तो हम सब कुछ छोड़ देंगे, हम मिलिट्री की प्रोडक्शन करनी बंद कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मिलिट्री की प्रोडक्शन बहुत फास्ट स्पीड पे कर रहे हैं, हम बहुत सी सबमरीन्स बना रहे हैं, वारशिप्स बना रहे हैं, एंटी सबमरीन शिप्स लॉन्च कर रहे हैं, और बहुत सी हम चीजें कर रहे हैं सी के अंदर, ताकि चाइनीज नेवी को काउंटर किया जा सके, और उसकी तैयारी चल रही है और चलती भी रहेगी। लेकिन अच्छा, जब हमारी पीस होगी, आपने इंटरनेशनल रिलेशन की बात की, तो भारत पर दबाव बढ़ाने की अमेरिका की और कनाडा की तरफ से काफी कोशिशें की जा रही हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो केसेस इन्होंने किए, एक तो जो हमारे यादव जी हैं उन पर किए हैं, जो एफबीआई ने वांटेड घोषित किया, और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर घेरा जा रहा है भारत सरकार को कनाडा में। तो क्या असर पड़ने वाले हैं इस समझौते के? देखिए इस समझौते का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस के ऊपर, क्योंकि यूएस अभी इंजॉय कर रहा था, इंडिया को टारगेट कर रहा था चारों तरफ से।
पाकिस्तान से कह रहा था इंडिया के अंदर टेररिस्ट भेजो, बांग्लादेश के अंदर उन्होंने कू करा दिया ताकि इंडिया वहां से भी डिस्टर्ब रहे, और यहाँ पे मिलिटेंट्स के अटैक चल रहे थे इंडिया के अंदर, और सबके पीछे यूएस था, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे मार्च के से यहाँ पे इंडिया के अंदर घुस करके अटैक कर रही थी, और उसको यूएस की पूरी सपोर्ट थी, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी कि इंडिया के टेरिटरी में घुस पाए या अपने मिलिटेंट को भेज पाए। और दूसरी तरफ इंडिया अब एक अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएगा, और जो अटैक चल रहा था ट्रूडो की तरफ से और अमेरिका की तरफ से निज्जर और पन्नू को लेकर के, वो भी ढीला पड़ जाएगा। और यूएस ने पहले इसके ऊपर कुछ स्टेप लेने शुरू कर दिए, क्योंकि यूएस के अंदर एक तो इलेक्शन होने वाले, और दूसरी तरफ यूएस ने एक डिसीजन लिया है, उनके यहाँ पे एक ऑर्डर पास किया गया कि इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दी जाए, जैसे वो देते हैं जापान और साउथ कोरिया को, उसी तरीके से इंडिया को भी बड़ी इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। हमारे यूएस के साथ डिफेंस डील तो चल रही है, लेकिन यूएस हमको पॉलिटिकली बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा है डिफरेंट फोरम्स पे 5i को लेकर के, और मुझे लगता है कि जितना भी इंडिया के ऊपर अटैक करा जा रहा था ये ढीला पड़ जाएगा। आपने देखा होगा कि पहले हमारा जो रेलवे नेटवर्क था उस पर अटैक किया जा रहा था, और अटैक कौन कर रहा था? पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा। और उसके बाद हमारे एरोप्लेन्स, 100 से ज्यादा एरोप्लेन्स के ऊपर हॉक्स कॉल दी गई, अटैक किए, आपके यहाँ पे बम रखा हुआ है, और ये एक बहुत मेजर कंसर्न था हमारे लिए, क्योंकि अगर एक प्लेन को उड़ रहा है और इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर है और उसको वापस आना पड़ता है तो 80 लाख रुपए का नुकसान होता है। तो अब इसके ऊपर ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारा काम किया जा रहा था 5i, यानी कि जो 5 कंट्री का नाम हमने कई बार लिया है कि यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसके अंदर जो मेन रोल था वो था यूएस कनाडा का। और ये जो सारे हॉक्स कॉल थी ये उनकी तरफ से थी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को एनकरेज किया और जो खालिस्तानी थे उनको एनकरेज किया। और ये गलती जो यूएस से कर रहा है ये पहले भी कर चुका है। जब पाकिस्तान के मिलिटेंट यूएस में खुलेआम घूमते थे, इंडिया ने कई बार उनको पॉइंट आउट किया 90s के अंदर भी, कि आपके यहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं, इनको कंट्रोल करो। फिर यूएस ने जब उसको नहीं सुना तो आपने देखा होगा कि वहां पे 9/11 हुआ, तब यूएस को समझ में आया कि इंडिया की इंपॉर्टेंस और ये जो मिलिटेंसी की। और इसी तरीके से अगर ये हॉक्स कॉल्स और यूएस के अंदर जानी शुरू हो जाए तो इसके बड़े सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं। और यहाँ तो खालिस्तानी इंडिया को टारगेट कर रहे थे, दूसरी तरफ यूएस को बहुत से लोग टारगेट कर सकते हैं, स्पेशली मुस्लिम सबसे ज्यादा हिट करते हैं यूएस को। अगर वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछने चाह रहा था, जो अभी मिडिल ईस्ट का, अभी ईरान के ऊपर जैसे कि हमला करने के भी 5i का कल ही आई थिंक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, जिसमें ईरान और इजराइल और अमेरिका मिलकर प्लान बना रहे ईरान पर हमला करने का। रशिया ने बोल दिया अगर इनके परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो फिर यहां पर युद्ध हो सकता है। चाइना पहले उनके साथ है, सीक्रेटली वहां पे उनके जहाज भी खड़े हुए हैं, मदद कर रहे हैं। अब इंडिया को, मुझे जो आपने बताया कि डोवाल की वहां पर मीटिंग हुई थी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, वो मीटिंग यानी कि रशिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और पुतिन ने भी अभी कहा था, आई थिंक कल परसों की बात है, जब उन्होंने कहा कि जो कंसर्न मोदी जी दिखा रहे हैं इस यूक्रेन और रशिया युद्ध के ऊपर, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस पर दिखा रहे हैं और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो यानी कि अमेरिका को घेरने का एक तरीके से रशिया, चाइना और इंडिया एक साथ हो गए तो अमेरिका तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा, बेशक उनके साथ यूके हो या बाकी की कंट्री हो, फ्रांस हमारे साथ वैसे ही है। देखिए, इंडिया चाइना मिल नहीं सकते, क्योंकि चाइना जब तक इंडिया के एरिया के ऊपर क्लेम नहीं छोड़ेगा तब तक चाइना से उस टाइप की दोस्ती नहीं हो सकती, और वो चाइना छोड़ेगा नहीं, चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे साइकिन का एरिया हो जो उनके कब्जे में, चाहे वो अपने क्लेम करता है। हाँ, मिलने का बात नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि साथ में एक तरीके से गुट बन रहा है अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका सबको ही परेशान करता है, ये जो 3 कंट्री है। हाँ, नहीं, मैं वैसे एक बात करूं, लोगों के दिमाग में ये भी बात होगी ना, क्योंकि वो सारा कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा एरिया है, वो भी इशू है, तो चाइना सुधरेगा भी नहीं, लेकिन हम भी तैयार है। लेकिन इस जो स्टैंड ऑफ खत्म हुआ है इससे हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी तक हमारे जो रिलेशन थे रुके हुए थे, बातचीत होकर के रिलेशन को इंप्रूव किया जा सकता है। और देखिए, जब यहाँ पे स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था 2020 में, तो उस टाइम पे ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा हम आपको B-52 बॉम्बर्स दे देंगे। इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि अगर हमारे B-52 बॉम्बर्स हो जाते तो यूएस चाहता था दोनों कंट्री लड़े, हम मजा देखें। इंडिया ने उसको अवॉइड किया। फिर हमने उनसे MQ-9 भी ड्रोन्स लिए अनार्म्ड, ताकि हम वहां पे सर्वेलेंस कर सके। तो इंडिया ने ड्रोन्स तो ले लिए, लेकिन सोचा कि अगर ये ड्रोन्स यूएस के पास चले जाएंगे तो हमारी सारी मिलिट्री की इंस्टॉलेशन और मूवमेंट देख पाएगा, तो हमने वो ड्रोन्स नेवी को दे दिए और वहां पे अपने हिसाब से काम किया। वैसे देखा जाए तो हमारी यूएस के साथ बड़ी भारी अंडरस्टैंडिंग है 62 वॉर से। हमारा आपस में दोनों के अंदर इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक सिस्टम है, जो रॉ के एयर विंग है वो करता है, और रशिया ने अमेरिका ने उसके ऊपर हमें हेल्प भी की थी, क्योंकि वो चाहता था चाइना को काउंटर करना। लेकिन इस टाइम पे सिचुएशन चेंज है, हम ये भी नहीं चाहते कि यूएस से दुश्मनी हो, यूएस से हम दोस्ती रखेंगे, इंपॉर्टेंट,
लेकिन हम ये नहीं चाहते कि चाइना से दुश्मनी इस लेवल तक जाए कि हमारे बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ हो या हमारी लड़ाई बढ़े। हम जरूर वहां पे चाइना को काउंटर कर रहे हैं सी के अंदर। चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा था हमारे सी के अंदर बेसिस बना करके डिफरेंट कंट्रीज में हमको घेरने में, हम उसको काउंटर कर रहे हैं। हम अपनी नेवी को स्ट्रांग कर रहे हैं क्योंकि चाइना के पास जैसे 70 सबमरीन है, हमारे पास 18 है। इंडिया ने इमीडिएटली 21 सबमरीन का ऑर्डर दिया, 25 सबमरीन, $1 बिलियन पे। और हम वैसे भी बहुत सी चीजें कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे नेवल बेस भी बना रहे हैं बहुत जगह में। लक्षद्वीप में हमने नेवल बेस बनाई है, अंडमान निकोबार में बनाई है, चाइना काउंटर करने के लिए। लेकिन ये सारे के सारे काम चलते रहेंगे। पीस एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारा बॉर्डर में स्टैंड अप खत्म होता है तो चाइना के साथ आगे बढ़ सकेंगे। एक एक स्टेप करके हो सकता है कि चाइना को बात समझ में आ जाए और वो अपनी फोर्सेस भी तो विड्रॉ करेगा, साथ में वो इंडिया के टेरिटरी पे क्लेम करना बंद कर दे। और जो इसने इंडिया के टेरिटरी पे दिया है, क्लेम रखा है, अपने कब्जे में किया, जैसे एक्साइजन वो इंडिया को वापस कर दे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रशिया भी इस चक्कर में कोशिश कर रहा है क्योंकि रशिया चाहता है यहाँ पे ब्लॉक बने, जैसे ब्रिक्स बना है एक ब्लॉक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये उसलिए बना है कि तो जो G7 है, जो वेस्टर्न कंट्री से बना है, उसको काउंटर कर सके क्योंकि हमारे भी यहाँ पे से हो। तो अब जो चाइना के साथ हमारी दोस्ती की बात है, दोस्ती मतलब है कि नॉर्मल रिलेशंस अगर हो जाए तो हम बहुत सी चीजें आपस में कर पाएंगे क्योंकि हम बहुत डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर ट्रेड के लिए। चाइना भी नहीं चाहता इंडिया को लूज करना क्योंकि वहां पे हमारी $110 बिलियन की ट्रेड है। और यूएस के साथ ही हमारी शायद ट्रेड जो नंबर 1 पे आती है, वो भी ना यूएस चाहेगा ना हम चाहेंगे। लेकिन दोस्ती अलग बात है, अपनी पीठ दिखाना या पीठ पे खंजर कोई भोग दे, खंजर भोग दे कोई, वो अलग बात है। तो बेसिकली क्या है कि जो आज इंडिया को यूएस चैलेंज कर रहा है या तंग कर रहा है, कभी निज्जर कभी पन्नू के चक्कर में, वो चीज भी ढीली हो जाएगी। और ट्रूडो जैसे लोग को तो वैसे ही वहां पे अपोजिशन के लीडर ने उनके घेर रखा है, बहुत अटैक कर रखा है उनके ऊपर। तो ये जो एक डेवलपमेंट है, बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। जैसे मैंने कहा कि यूएस ने एक पेपर पास किया, जैसे अभी डिस्कस भी किया था, पेपर पास किया जिसके अंदर लिखा है कि इंडिया को वही स्टेटस दिया जाएगा जो साउथ कोरिया और जापान को दिया गया, यानी कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। तो ये अच्छी बात है। और दूसरी तरफ यूएस को ये भी खतरा हो गया क्योंकि चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया और कभी भी उस पर अटैक कर सकता है। और यूएस सिस्टम पे, क्योंकि यूएस सिस्टम पे बिजी है, तो रशिया यूक्रेन वॉर में, दूसरा बिजी है गल्फ वॉर के अंदर, या जो इजराइल की लड़ाई हो रही है ईरान से या हमास या हिजबुल्ला से। तो चाइना इस मौके को देख करके ताइवान पे कब्जा करने की प्लान कर रहा है। और इस कब्जा अगर करने की बात करता है तो यूएस को जरूरत पड़ेगी इंडिया की, और इंडिया से उसको रिलेशन नॉर्मल करने ही पड़ेंगे। तो जो सारी इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो रही है इंडिया के फेवर में है। अभी तक इंडिया को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब यूएस को इंडिया की जरूरत पड़ेगी, जब से स्पेशली जब चाइना ने कहा कि बॉर्डर पे अपने फोर्सेस को हटा लेंगे, तो हम चाइना के साथ और आगे बढ़ पाएंगे, ट्रेड भी कर पाएंगे बेटर तरीके से, बिजनेस भी कर पाएंगे और बातचीत भी कर पाएंगे किस तरीके से हम इंटरनेशनल फोरम से कोऑपरेट करते हैं। और ये सारी जो डेवलपमेंट है इंडिया के इंटरेस्ट में है, फेवर में है। अच्छा सूद सर, ये बिल्कुल सही कहा आपने, इंडिया के फेवर में है। लेकिन जो लोग भारत पर तो छोड़ दीजिए, मोदी जी पर इल्जाम लगा रहे थे कि इतना कुछ हो रहा है, लेकिन मोदी अपने आप चुप है। मोदी के जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। उन लोगों के लिए आई थी ये करारा तमाचा है। वो पीछे, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि वो बोलते नहीं है, वो करते हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आपकी उनके चुप्पी का क्या यही मतलब था? देखिए, वो ही इज मैन ऑफ एक्शन। अब स्टेटमेंट देखिए क्या होगा है। राहुल गांधी वैसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, कभी आपको वो दिखा दिया, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दिया। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर कांग्रेस का एटीट्यूड चेंज हो गया। अभी तक तो क्या वो इंडिया को गालियां देते थे हर एक इशू के ऊपर, लेकिन जब इंडिया और कनाडा का स्टैंड ऑफ हुआ, लास्ट जो उनकी स्टेटमेंट आई है वो आई है इंडिया के फेवर में, और कनाडा को उन्होंने डिनाउंस किया। यही हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लड़िए मोदी से, लेकिन देश से खिलाफ बात मत कीजिए। अभी जैसे आपके कश्मीर के अंदर कुछ लोगों को मारा गया, तो राहुल गांधी की स्टेटमेंट आ गई। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे जो टेररिस्ट हैं, इन्होंने जो अटैक किया हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। यही हम इनसे चाहते हैं कि आप देश के खिलाफ क्यों जाते हैं, मोदी के खिलाफ जाइए, आपके पॉलिसी प्रोग्राम से उनको चैलेंज कीजिएगा। लेकिन इस तरीके से आप अगर स्टेटमेंट देंगे, इनको ये भी रियलाइज हो गया ये कोई हार्ड चेंज नहीं हुआ। इन्होंने देखा कि हमें तो हिंदू वोट नहीं दे रहे, नेशनलिस्ट हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे, और इसीलिए इन्होंने अपने जो पॉलिसी है उसको चेंज किया। लेकिन चलो कुछ भी कहा है, देर दुरुस्त है, कुछ तो चेंज किया। देश के खिलाफ तो बात नहीं कर रहे, और ये हम चाहते हैं आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन देश को टारगेट मत करिए। और यहाँ पे यही चेंज आया। देखो, मोदी को बोलने, ट्रूडो बहुत कुछ बोल रहे हैं, मोदी ने क्या बोला, बोलने की जरूरत नहीं है, फालतू की स्टेटमेंट देने की बात नहीं है। मोदी सबको देश की प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं, मोदी एक्शन लेते हैं। जैसे आप किसी को पता है कि यहाँ पे 25 सबमरीन बना रहे हैं $31 बिलियन पे, हमने MQ-9B की डील फाइनलाइज कर दी। हम यहाँ पे फ्रांस के साथ डील कर रहे हैं, 26 रफाल ले रहे हैं।
और फ्रांस इंडिया को इंजन दे रहा है हमारे प्लेन्स के लिए AMCA प्रोग्राम के अंदर। साथ में 114 प्लेन जो इंडिया चाहता है कि खरीदना, पूरे उसके लिए कोटेशन तो जारी हो चुकी है, वहां पे बातचीत चल रही है उनको प्रिक्योर करने के लिए। किससे ले, क्या US से ले, क्या रशिया से ले, क्या हम ले फ्रांस से या ग्रिपेन से ले। साथ में इंडिया यहाँ पे अपने टैंक्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, हॉट विजर गन्स को हमने मॉडर्नाइज कर दिया है, बॉर्डर में पोस्ट कर दिया है। और साथ में हमने सबमरीन के साथ साथ हमने बहुत से वहां पे UUVs तैयार कर लिए बनाने के लिए, ताकि जो अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, ताकि सी के अंदर उनको घुमाया जा सके। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास, चाइना के पास 3 है। 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की अप्रूवल दे दी है। साथ में हमने यहाँ पे एक शिप्स का मैन्युफैक्चर करने का रिलीज करना शुरू कर दिया है। 8 शिप्स बना रहे हैं जो एंटी सबमरीन शिप्स होंगे। और हम यहाँ पे हेलीकॉप्टर कैरियर्स बना रहे हैं जिससे हम हमारी फोर्सेस मूव कर सके और अटैक कर सके जब यहाँ पे कोई अटैक हो हमारे ऊपर। तो इंडिया बहुत काम कर रहा है सी के अंदर भी, और साथ में अपनी डिफेंस और आर्मी के लिए भी अब उसको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि अगर आज इजराइल और जो हमास का वार हुआ है उस तरीके से हम फंस जाएं। इंडिया डिफेंस सिस्टम को भी तैयार कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। S-400 भी तो लिए हमने, साथ में अपने भी डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं। इंडिया अपनी एयरफोर्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जबकि हम कई चीजों में काफी पीछे हैं, लेकिन फिर भी पूरी तैयारी की जा रही है, मिसाइल्स बनाई जा रही हैं, और जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है वहां पे प्रोडक्शन को तेज कर दिया गया है, ताकि इंडिया किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहे। और यही काम कर सकते हैं, मोदी को अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, मोदी काम करने की बात करते हैं और बाकी लोगों को बताते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। मोदी ने कोई कनाडा के ऊपर तो नहीं बोला, मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर कितने स्टेटमेंट दिए, सिर्फ एक ही बार कहा था ना जब उरी अटैक हुआ था कि तुमने गलती कर दी, तुमने बहुत बड़ी भारी गलती कर दी, और उसी तरीके से पुलवामा अटैक के बारे में कहा था और काम भी किया। क्या किसी ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की कभी मोदी को छोड़ करके? और बॉर्डर पे स्टैंड अप चल रहा था, उसको बात कर रहे थे, अंदर से प्रेशर डाल रख के रखा था हमने चाइना के ऊपर। हमने तो अपने फॉरेन मिनिस्टर को चेंज नहीं किया, चाइना ने अपने 3 फॉरेन मिनिस्टर चेंज कर दिए इस पीरियड के अंदर, क्योंकि वो हमसे डील नहीं कर पा रहे थे, मोदी को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। और मोदी ने कहा कि मैं चाइनीज प्रेसिडेंट से तब बात करूंगा जब वो बॉर्डर पे स्टैंड अप खत्म करेंगे, और खत्म कर रहे हैं वो। मुझे लगता है कि अब रशिया में जब ब्रिक्स समिट में जाएंगे अक्टूबर 22 और 23 में जो हो रही है, वहां पे चाइनीज प्रेसिडेंट से भी मिलेंगे, ताकि इस डील को और ज्यादा आगे ले आया जाए। देखिए, ये दुश्मनी जो है ना इंडिविजुअल नहीं होती, ये देश की बात है, देश के बारे में सोचना पड़ता है, और देश की बात पीएम मोदी करते हैं, देश को स्ट्रांग बना दिया, और इसी लोग इंडिया से चढ़ रहे हैं। हमने तो कभी पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा, चाहे पन्नू हो चाहे निज्जर हो, लेकिन हमने ग्राउंड पे काम किया, पीछे से काम किया। अगर चाइना ने हमारे 6 डिप्लोमेट को निकाल दिया, अभी कनाडा ने 6 डिप्लोमेट को निकाल दिया, तो हमने भी उनके निकाल दिए। इससे पहले जब उन्होंने 4 डिप्लोमेट को निकाला तो हमने 30 निकाल दिए थे उनके। तो हम उस पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी देखना ये होगा कि ये जो साझेदारी है, जो ये बात पहुंची है, ये आगे कहां तक जाएगी। और आई थिंक अमेरिका, कनाडा और बाकी के देशों को भी एक सीख है कि भारत सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखता है। 4 साल के बाद आखिरकार चाइना को पीछे हटना पड़ा है और ये डील हुई है। तो आशा करते हैं कि ये दोनों देशों के संबंधों को आगे तक लेके जाएंगे। वैसे ज्यादा इन पर विश्वास किया नहीं जा सकता जैसा कि आपने बताया अभी, बट फिर भी यही रहेगा कि भारत की जो डेवलपमेंट है उसमें ये रोड़ा ना बने, और भारत अपनी फौज को बाकी के बॉर्डर्स पर भी डिप्लॉय करके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सके। पर बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत सूद सर। जय हिंद, जय भारत।